नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे राजनीतिक विचारधाराओं के ऊपर। एक देश को चलाने के लिए अलग अलग आइडियोलॉजीज का इस्तेमाल होता है या फिर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की अलग अलग आइडियोलॉजीज होती हैं। तो आइडियोलॉजीज क्या होती है आज हम लोग समझेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया था कि अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अलग अलग पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कहां पर स्थित है। लेकिन आज हम लोग सभी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को थोड़ा विस्तार में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप की आइडियोलॉजी होती है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है जब हम लोग कुछ कंजर्व करते हैं, सोसाइटी में कुछ कंजर्व करते हैं। तो अक्सर हम लोग क्या कंजर्व करते हैं, हम लोग ट्रेडिशंस को कंजर्व करते हैं और हम लोग फैमिली वैल्यूज को कंजर्व करते हैं। फैमिली वैल्यूज और ट्रेडिशंस एक चली आ रही परंपरा है जिनको हम कंजर्व करने की बात करते हैं कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी में। टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिज्म होती है। सबसे पहली होती है लिबरल कंजर्वेटिज्म। लिबरल कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि हाँ, हम लोग प्रोग्रेस एक्सेप्ट करते हैं कि प्रोग्रेस आनी चाहिए। एक लिबरल वैल्यूज हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन प्रोग्रेस आनी चाहिए नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिफीटिंग द ओल्ड वैल्यूज। यानी कि ओल्ड वैल्यूज को भी हम प्रिजर्व करेंगे और मॉडर्न वैल्यूज को भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे ओल्ड वैल्यूज के साथ। इसे हम कहते हैं लिबरल कंजर्वेटिज्म। इसका एग्जांपल हो गया वेस्टर्न देशों का जो कंजर्वेटिज्म है, या फिर आप इंडिया का कंजर्वेटिज्म हम मान सकते हैं। तो अगले टाइप का जो कंजर्वेटिज्म होता है वो होता है नेशनल कंजर्वेटिज्म। नेशनल कंजर्वेटिज्म होता है अल्ट्रा नेशनलिस्टिक टेंडेंसीज, जहां पर आप लोग कंजर्व कर रहे होते हैं नेशनल आइडेंटिटी को। इसका सीधा साधा एग्जांपल है यूरोप की कंजर्वेटिव पार्टीज। फॉर एग्जांपल जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की हैं, उनकी अगर हम पार्टी का जो पूरा लब्बा लुबाब देखें तो इटालियन आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने की बात करते हैं। नेशनल कंजर्वेटिव्म इज अगेंस्ट माइग्रेशन, यानी कि बाहर के लोग, दूसरी रेस के लोग, दूसरी आइडेंटिटी के लोग घुले मिले ना, और जो नेशनल आइडेंटिटी है उस चीज को प्रिजर्व किया जाए। अगले टाइप का कंजर्वेटिज्म होता है ट्रेडिशनलिज्म। ट्रेडिशनलिज्म होती है काउंटर रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी। अब काउंटर रिवॉल्यूशनरी क्या हो गई? रिवॉल्यूशन हो गया प्रोग्रेसिव आइडियाज, प्रोग्रेसिव चेंज, रेडिकल चेंजेस। काउंटर रिवॉल्यूशन उसका हो गया वो रेडिकल चेंजेस नहीं आने चाहिए। हम अपने पुराने ऑर्थोडॉक्स जो वैल्यूज हैं उनको प्रिजर्व करेंगे। दैट इज ट्रेडिशनलिज्म। अगली टाइप की मेजर आइडियोलॉजी होती है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म मॉडर्न एरा की डोमिनेंट आइडियोलॉजी है। लिबरलिज्म एक सेकुलर आइडियोलॉजी है। लिबरलिज्म एक मॉडर्न अप्रोच की आइडियोलॉजी है। इंडिविजुअल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने वाली आइडियोलॉजी है। यानी कि अब तक हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग ओल्ड वैल्यूज की बात कर रहे थे, हम नेशनल आइडेंटिटी की बात कर रहे थे, हम रिलीजियस आइडेंटिटी की बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल आइडेंटिटी की। अब इंडिविजुअल आइडेंटिटी कैसे प्रिजर्व करी जा सकती है? वो सेकुलरिज्म से प्रिजर्व करी जाती है, यानी स्टेट और चर्च का सेपरेशन कर लिया। दो टाइप के लिबरलिज्म होते हैं, एक होता है क्लासिकल लिबरलिज्म और दूसरा होता है मॉडर्न लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म ओरिजिनेट होता है जॉन लॉक जैसे थिंकर से। अब ये वो दौर था जब मोनार्की हुआ करती थी, राजाशाही हुआ करती थी। तो राजाशाही में क्या करता था कि राजा का पूरा कंट्रोल हुआ करता था। तो तब जॉन लॉक जैसे लेखक कौन है और उस टाइम के अन्य लिबरल लेखकों ने लिखा कि अब जो गवर्नमेंट की जो पावर है उसे कम किया जाए और इंटरवेंशन कम किया जाए और लोगों को आजादी ज्यादा दी जाए, लिबर्टी ज्यादा दी जाए। तो वहां से हम लोग लिबरलिज्म लोग देख सकते हैं। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखेंगे जॉन लॉक जिसके बारे में कहते हैं, तो वो एक टू वे कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि सरकार लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, लोग अपने सारे अधिकारों का समर्पण करेंगे सरकार के ऊपर, जिसके अपेक्ष में सरकार को हटाने की ताकत होगी लोगों के पास, जिससे कि हमारा ओरिजिनेट होता है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। यानी कि अपनी सरकार को, अपने राजा को खुद चुनने का अधिकार जनता के हाथ में होना चाहिए। ये देन है क्लासिकल लिबरलिज्म की। लेकिन मॉडर्न लिबरलिज्म बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की। अब होता क्या है, जब हम आजादी ज्यादा दे देते हैं तो उस आजादी का मिसयूज होने लगता है और एक इनइक्वालिटी लोगों में चालू हो जाती है, एक इनइक्वालिटी खड़ी हो जाती है लोगों के बीच में। तो उस इनइक्वालिटी को कम करने के लिए स्टेट इंटरवेंशन की बात करता है मॉडर्न लिबरलिज्म। स्टेट इंटरवेंशन क्या होता है? स्टेट इंटरवेंशन इन एग्जांपल अफर्मेटिव एक्शंस, यानी कि इक्वालिटी फॉर इक्वल्स, इनइक्वालिटी फॉर अनइक्वल्स। इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट यहाँ से ओरिजिनेट होता है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल का कंसेप्ट यहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो ये सारी चीजें जो है इक्वालिटी अचीव करने के लिए सरकार का इंटरवेंशन, अब तक हम बात कर रहे हैं सरकार का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए क्लासिकल लिबरलिज्म में। अब हम बात कर रहे हैं कि सरकार का इंटरवेंशन थोड़ा सा होना चाहिए लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड करवाने के लिए। अगली टाइप की मेजर आइडियोलॉजी होती है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म रिवॉल्व्स अराउंड प्राइवेट ओनरशिप, यानी कि रिसोर्सेज की ओनरशिप जो होगी वो प्राइवेट हाथों में होगी। एंड द सोसाइटी विल वर्क ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब यहाँ पर सोसाइटी का एम वेलफेयर नहीं है, लोगों को इक्वालिटी पहुंचाने का नहीं है या कोई वैल्यूज प्रिजर्व करने का नहीं है। यहाँ पे सोसाइटी का एम है प्रॉफिट ड्रिवन, यानी कि लोगों के हाथ में कितने ज्यादा फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल रिसोर्सेज पहुंचेंगे, इस चीज के आधार पर कैपिटलिज्म काम करता है। पहले टाइप का कैपिटलिज्म होता है ओलिगार्किक कैपिटलिज्म। तरह ओलिगार्किक कैपिटलिज्म होता है जहां पे कुछ चुनिंदा इंडिविजुअल्स सरकार और देश की इकोनॉमी पे कंट्रोल रखते हैं। इसका जीता जाता एग्जांपल है रशिया। दूसरे टाइप का कैपिटलिज्म होता है नेशनल कैपिटलिज्म। नेशनल कैपिटलिज्म होता है जहां पर सरकार तय करती है प्राइवेट कंपनीज को कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, यानी कि प्राइवेट ओनरशिप होती है, प्रॉफिट ड्रिवन सोसाइटी होती है, लेकिन सरकार इंटरवीन करती है प्राइवेट कंपनीज को, उन्हें डायरेक्शन तय करके देती है कि किस डायरेक्शन में आपका जो है प्रॉफिट ड्रिवन, प्रॉफिट ड्राइव करने का तरीका जाना चाहिए। इसका जीता जाता एग्जांपल है चाइना। अगले टाइप का कैपिटलिज्म होता है कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म। कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म में कुछ चुनिंदा कॉर्पोरेट्स डिक्टेट करते हैं पॉलिटिक्स के इन्फ्लुएंस को और इकोनॉमी को। अब आप कहेंगे ये तो ओलिगार्की हो गई। ओलिगार्की में कुछ इंडिविजुअल्स डिक्टेट कर रहे थे, कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म में कुछ कॉर्पोरेट्स डिक्टेट करेंगे। अंतर क्या है भाई, इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, लेकिन कॉर्पोरेट इज अ शेयर होल्डर, मतलब एक शेयर होल्डर जो होते हैं वो कॉर्पोरेट्स को ओन करते हैं। तो ये अंतर हो जाता है कि इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट्स में। चौथा टाइप का कैपिटलिज्म होता है लेजिस्लेटिव कैपिटलिज्म। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती। इसका ओरिजिन अगर आप देखें तो अमेरिका जो 1900 से पहले का जो अमेरिका, 1800-1900 वाला जो अमेरिका है, वो लेजिस्लेटिव कैपिटलिज्म का जीता जाता एग्जांपल है। यहाँ पर सरकार का मिनिमम इंटरफेरेंस होगा, कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, सब लोगों को इक्वल लिबर्टी होगी। इक्वालिटी किस चीज में, लिबर्टी में इक्वालिटी होगी सब लोगों को, और सब लोगों को उड़ान भरने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो जितनी लंबी छलांग मार पाए वो उसके ऊपर, सरकार इंटरवेंशन किसी भी चीज में नहीं करेगी। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म है, जहां पर जिसको प्रॉफिट निकालना है वो अपने तरीके से निकाले। सरकार इक्वालिटी बनाने के लिए इंटरवेंशन नहीं करेगी, सरकार इंश्योर करेगी कि सब लोग को लिबर्टी इक्वल अमाउंट में मिले। अगली टाइप की आइडियोलॉजी है जिसने हमारी दुनिया को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है, वो है सोशलिज्म। सोशलिज्म हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। क्या एग्जांपल भाई, एक सेब और 4 लोग हैं। सेब हो गया रिसोर्स, 4 लोग हो गए पॉपुलेशन। उस सेब को 4 लोगों में बराबर बांटना है, यानी कि रिसोर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वेलफेयर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो होता है सोशलिज्म। सोशलिज्म के एग्जांपल होते हैं, सबसे पहला टाइप का सोशलिज्म होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यानी कि जब हम ये सोशलिस्टिक टेंडेंसी जो है, रिसोर्स को, वेलफेयर को इक्वल बांटने की जो टेंडेंसी है, जो आइडिया है, हम डेमोक्रेटिक तरीके से अचीव करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हो गया भारत की समाजवादी पार्टी। डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन लड़ती है, जीते हारे वो उसके ऊपर है, एक आइडिया यही हो गया। अगला टाइप का सोशलिज्म होता है मार्केट सोशलिज्म। मार्केट सोशलिज्म में क्या होता है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो होते तो प्राइवेट एंटिटी के पास ही है, यानी कि मार्केट इकोनॉमी होती है। मार्केट इकोनॉमी यानी कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है जो कि प्रॉफिट ड्राइव करने के आधार पर चलती है। लेकिन जो ओनरशिप होती है सो कॉल्ड कंपनीज की या फिर प्राइवेट एंटिटीज की, वो वर्कर्स के हाथ में होती है, यानी कि जो वर्कर्स वहां पर काम कर रहे हैं जिस पर्टिकुलर कंपनी में, वही वर्कर्स उस कंपनी के ओनर है। यानी कि शेयर होल्डर वहां के ओनर नहीं है, वर्कर्स ही वहां के ओनर है। इसका जीता जाता एग्जांपल है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसका जीता जाता एग्जांपल है, अगर हम देश देखें तो यूगोस्लाविया नाम का एक देश हुआ करता था जिसमें मार्केट सोशलिज्म फॉलो किया जाता था। अगला टाइप का सोशलिज्म होता है मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, यानी कि कार्ल मार्क्स का जो सोशलिज्म था। अब कार्ल मार्क्स ये कह रहे हैं कि सोसाइटी 2 फैक्टर से ड्रिवन है, एक बुर्जोइस क्लास, एक प्रोलेटेरिएट क्लास। बुर्जोइस क्लास क्या है, बुर्जोइस क्लास एक रूलिंग क्लास है जो कि हम लोगों पर रूल करती है, सारी चीजें रूल करती है। प्रोलेटेरिएट क्लास क्या है, वो एक ऑप्रेस्ड क्लास है जिससे ऑप्रेस किया जाता है रूलिंग क्लास द्वारा। तो मार्क्स कह रहे हैं कि जो प्रोलेटेरिएट क्लास है इसको ओवरथ्रो कर देना चाहिए बुर्जोइस क्लास को, और सीज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जहां से रिसोर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाए प्रोलेटेरिएट क्लास में, यानी कि जो ऑपरेस्ट क्लास है सब लोगों में समान अधिकार, सीज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन करके सब लोगों को समान तरीके से वेलफेयर बांट दिया जाए, और एक क्लासलेस सोसाइटी का ओरिजिनेट किया जाए जहां पर कोई भी क्लास एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगला टाइप का सोशलिज्म है नेशनल सोशलिज्म। नेशनल सोशलिज्म एडोल्फ हिटलर का सोशलिज्म है। ये बात कर रेशियल थ्योरी की। अब इससे पहले बुर्जोइस और प्रोलेटेरिएट जो थे उसको हटाकर हम लोग कर देते हैं रेशियल थ्योरी, यानी कि एक रेस दूसरी रेस को ऑप्रेस कर रही है, यानी कि आर्यन रेस को ऑप्रेस कर रही है। अब आर्यन रेस जो है वो ओवरथ्रो कर देगा उस पुरानी रेस को जो कि ज्यूइश रेस है, और जो इक्वालिटी अचीव करी जाएगी, जो वेलफेयर अचीव किया जाएगा, सोशलिज्म जो अचीव किया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ
आर्यंस के लिए अचीव किया जाएगा। एक देश है जर्मनी जिसमें सिर्फ आर्यंस को रहने का अधिकार है। फासिस्टिक आइडियोलॉजी, फासिस्टिक टेंडेंसीज के साथ वो देश चलेगा, अल्ट्रा नेशनलिस्टिक टेंडेंसीज के संग वो देश चलेगा, लेकिन जो नेशनल आइडेंटिटी होगी वो होगी रेशियल बेसिस पे। अब हम लोग कुछ और आइडियोलॉजीज को समझते हैं जो कि डिराइव्ड आइडियोलॉजीज हैं, यानी कि पुरानी जो मेजर आइडियोलॉजीज हैं इनसे डिराइव करके बनाई हुई दूसरी आइडियोलॉजीज, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल है लिबर्टेरियनिज्म। लिबर्टेरियनिज्म होता है मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यानी कि लिबर्टी होगी, वहां पर आपको बोलने की लिबर्टी होगी, खाने की लिबर्टी होगी, कुछ भी करने की लिबर्टी होगी। लिबर्टी हर चीज की होगी। आप बोलेंगे लिबर्टी तो हम लोग को वैसे भी है। देखो हम लोग के जो फंडामेंटल राइट्स है वो रेस्ट्रिक्टिव है, उनका रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। लेकिन लिबर्टेरियनिज्म आइडियोलॉजी बात करती है एब्सोल्यूट लिबर्टी की, किसी भी चीज पर रेस्ट्रिक्शन नहीं। मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी पहन सकता हूँ, मैं कुछ भी खा सकता हूँ, मैं व्यापार कैसे भी कर सकता हूँ, कोई उसमें रोक टोक वाली बात नहीं होगी उसमें। तो ये लिबर्टेरियनिज्म की बात कर रहा है, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात कर रहा है। अगली टाइप की आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म ओरिजिनेट हुआ है मार्क्सिज्म से। कम्युनिज्म का मतलब होता है क्लासलेस सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में अलग अलग क्लासेस एग्जिस्ट करती है, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास। कम्युनिज्म बात कर रहा है कि क्लासलेस सोसाइटी फॉर्म करी जाए जहां पर ईच अकॉर्डिंग टू इट्स नीड और ईच अकॉर्डिंग टू इट्स वर्क, यानी कि एक व्यक्ति है वो जितना काम कर सकता है उतना काम करे और उसकी जितनी रिक्वायरमेंट्स है उसे उतनी ही रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे। कौन कराएगा? क्योंकि क्लासलेस सोसाइटी है तो एक कम्यून बनाया जाएगा। उस कम्यून में लोग आपस में म्यूचुअल जो है एग्रीमेंट से, म्यूचुअली कंसेंट से काम करेंगे। एक यूटोपियन आइडियोलॉजी जो कि अचीव नहीं करी जा सकती। कम्युनिज्म का अगर हम एग्जांपल देखें यूएसएसआर या फिर चाइना, जो कि एक सोशलिस्ट एग्जांपल से अचीव करने की कोशिश करी गई थी कम्युनिज्म को। अगली टाइप की आइडियोलॉजी है एनार्किज्म। एनार्किज्म का मतलब होता है जहां पर स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई पुलिस एग्जिस्ट नहीं करेगी, कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी, सिर्फ लोग होंगे। लोगों को जैसे अपने आप को गवर्न करना है वो अपने इंडिविजुअल राइट से गवर्न कर लें। ये आज तक ना पॉसिबल है ना पॉसिबल हो सकती। फिर आती है आपकी इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है कि एक देश दूसरे टेरिटरी या दूसरे देश पर अपना कंट्रोल इन्फ्लुएंस करता है, उस जगह को कब्जा करके, उस जगह पर कब्जा करके। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो यूरोपियन कॉलोनियस्ट देश जो थे, जो कि दूसरे देशों पर कब्जा किया करते थे, उनके रिसोर्सेज, उनका जो देश की ग्रोथ है वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि वो कितना एक्सपेंड करते हैं और कितना वो दूसरे देशों को पर कब्जा करते हैं। अगली टाइप की आइडियोलॉजी है अथॉरिटेरियनिज्म। अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पूरा कंट्रोल करते हैं पूरे देश पर, यानी कि आउट ऑफ एवरीथिंग कंट्रोल होता है, यानी कि आपके सारे राइट्स, सारे सब कुछ जो है, सारे अधिकार सिर्फ एक चुनिंदा लोगों के या फिर सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में और बाकी लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है। द लास्ट आइडियोलॉजी इज फासिज्म। फासिज्म का हम ऐसे समझते हैं, फासिज्म का मतलब होता है अ बंडल ऑफ स्टिक। बंडल ऑफ स्टिक यानी कि एक स्टिक को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन एक बंडल ऑफ स्टिक को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। इसी चीज पे फासिस्ट बिलीव करता है, यूनिटी पे बिलीव करता है कि एक अकेले व्यक्ति को आसान होता है मारना, लेकिन एक ग्रुप में अगर तादाद में व्यक्ति है, यूनिटी के साथ व्यक्ति है, तो उनको मारना आसान नहीं है। अभी यूनिटी कैसे भी अचीव करी जा सकती है? अलग अलग रिलीजियस वैल्यू पे अचीव करी जा सकती है, नेशनल वैल्यू पे अचीव करी जा सकती है, रेशियल वैल्यू पे अचीव करी जा सकती है। रेशियल वैल्यू पे नेशनल सोशलिज्म मैंने अभी बताया था, नाजीज ने, जो जर्मनी के लोगों ने, उन्होंने कैसे यूनिटी अचीव करी थी। इटली से ओरिजिनेट होता है फासिज्म, तो मुसोलिनी ने नेशनल आइडेंटिटी पे लोगों को यूनाइट किया था। तो लोगों को यूनाइट करने का अलग तरीका होता है, बस ये है कि स्टिक से हमें बंडल ऑफ स्टिक बना दो, लोगों को एक जोड़ में जोड़ दो और उस आधार पर आपका जो है फासिज्म काम करता है। फासिज्म का ओरिजिनेट वैसे ग्रीक और रोमन्स टाइम पे हुआ था। मतलब हम लोग मानते हैं कि लोगों को यूनाइट करना एक बैनर के अंडर में, तो बैनर के अंडर में लोग यूनाइट होंगे तो लोग पावरफुल हो जाएंगे, तो उस पावर के आधार पर फासिज्म अपनी पावर ड्राइव करता है। तो यही था दोस्तों आज के इस वीडियो का साथ। मैंने बहुत ही कम टाइम में एक एक लाइन में आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि किस आइडियोलॉजी का क्या डेफिनेशन है और कितने टाइप्स है। आज के बाद मैं नहीं समझता आप लोग को आवश्यकता पड़ेगी आइडियोलॉजीज को समझने के लिए, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने ये वीडियो देखी, काफी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। इसके बाद भी अगर आपको रीड करना है, आप इंटरनेट पे जाके रीड कर सकते हैं, अलग अलग बुक्स को आप रीड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन बेसिक क्लियर करने के लिए मैं समझता हूँ दिस वाज सफिशिएंट। थैंक यू एवरीवन।